वेलकम क्लास। कल हम सेकंड मैसेंजर्स के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें मैंने आपको साइक्लिक एएमपी के बारे में बताया था। उसको सबसे पहले हम आज साइक्लिक एएमपी को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद जो डिफरेंट सेकेंडरी मैसेंजर है सेकंड मैसेंजर हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हमने ये कहा था कि साइक्लिक एएमपी is a second messenger that is synthesized from ATP by the action of enzyme adenyl cyclase. ओके, इज इट क्लियर कि एडिनिल साइक्लेज एंजाइम जो है वो साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन करवाता है। देन बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर एक्टिवेट जी प्रोटीन। कल मैंने आपको बताया था कि जी प्रोटीन जिसमें कि अल्फा बीटा और गामा यूनिट्स हैं, जब इसके साथ में आकर के आपका हार्मोन जो है रिसेप्टर के साथ में आकर के जुड़ता है तो ये एक जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, विच इन टर्न एक्टिवेट एडिनिल साइक्लेज एंजाइम। नाउ द what happens next? It will leads to appropriate responses in the cell by either or both. इससे दो तरह के जो है वो रेस्पॉन्स वहां पर होते हैं, या तो दोनों हो सकते हैं या कोई एक जो है रेस्पॉन्स इसके अंदर हो सकता है। अब होगा क्या इससे कि जो फर्स्ट है आपका वो है प्रोटीन काइनेज ए, या जिसको हम पी के ए से डिनोट करते हैं। व्हाट इज पी के ए? इट इज ए cyclic AMP dependent protein kinase that phosphorylate target proteins. ये PKA जो है वो साइक्लिक AMP डिपेंडेंट होता है और जो प्रोटीन है उनका ये फास्फोराइलेशन करता है। देन सेकेंड कि CAMP जो है वो बाइंड टू ए प्रोटीन, अनदर प्रोटीन दैट इज कॉल्ड CREB। इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन जो है वो इस पर्टिकुलर इस सेंटेंस के ऊपर आ सकते हैं। व्हाट इज CREB? CREB is cyclic AMP response element binding protein and the resultant complex control transcription of genes। कि इससे जब ये जो प्रोटीन है इस प्रोटीन के साथ में ये जाकर के और जुड़ता है, इसका फास्फोरिलेशन करता है, तब ये प्रोटीन जो है वो जीन को इंड्यूस करती है जिससे कि आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल in case of adrenaline hormone, glucagon and LH, where you can find CAMP action। साइक्लिक AMP का एक्शन जो है वो हम इन हार्मोन्स के बारे में देख सकते हैं। कल मैंने आपको बहुत सारे हार्मोन्स के नाम बताए थे कि जो इनिबिटरी इफेक्ट भी रख सकते हैं और स्टिमुलेटरी इफेक्ट भी रख सकते हैं। उनमें साइक्लिक AMP का एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो होता है। एक बार इस मैकेनिज्म को हम वापस थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि जो रिसेप्टर मीडिएटेड एक्टिवेशन है या इनिबिशन है साइक्लिक एएमपी का, वो किस तरह से होता है। तो ये स्ट्रक्चर देखिए अब यहाँ पर पूरा, दिस इज रिसेप्टर, दिस इज जी प्रोटीन, और जब आपका जो लिगेंड है या जिसको हम कहते हैं कि जो हार्मोन है, जो मैसेंजर है, वो जब आकर के इस रिसेप्टर के साथ में जुड़ता है तो क्या होगा? द लिगेंड बाइंड टू द रिसेप्टर altering the conformation and increase its affinity for the G protein to which it binds। कल जी प्रोटीन का एक डिटेल स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया था कि उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये पर्टिकुलर पार्ट जो है वो रेस्पॉन्सिव होता है, ये भी बताया था मैंने आपको। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा इसमें यहाँ पर कि जब ये इसके साथ आकर के जुड़ा हुआ है, नाउ व्हाट हैपेंस दैट द जी सब यूनिट रिलीज इट्स GDP विच इज रिप्लेस्ड बाय GTP। इसमें मैंने आपको ये कहा था कि अल्फा बीटा और गामा जो तीन सब यूनिट है, देखिए इसमें अभी ये यहाँ पर जी प्रोटीन जो है वो रिसेप्टर से सेपरेटेड है, लेकिन जब लिगेंड जो है वो इसके साथ आकर के जुड़ता है तब इसकी अल्फा यूनिट जो है वो आपका रिसेप्टर जो कि एक बाइंडिंग प्रोटीन है इसके साथ में जुड़ जाता है, और इसके कारण से क्या होगा कि इसका जो GDP है, दिस GDP रिप्लेस्ड बाय GTP। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस दैट this alpha subunit dissociate from the G complex and binds to an effector। in this case it is adenyl cyclase। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं इस केस में हम एग्जांपल ले रहे हैं कि यहाँ पर एडेनिल साइक्लेज जो है वो उसके साथ जाकर के और ये जुड़ता है। देखिए होगा क्या इसमें कि जब GTP इसके साथ
आकर के जुड़ जाता है, तब अल्फा सब यूनिट जो है वो डिटेच होकर के एक इफेक्टर के साथ जाकर के और जुड़ेगी, जहां पर कि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये एडिनिल साइक्लेज। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस कि आपका जो इसके साथ जुड़ने से क्या हुआ आपका कि आपका जो एडिनिल साइक्लेज है ये एक्टिवेट होता है और ये क्या करेगा आपका एटीपी को एएमपी के अंदर कन्वर्ट करेगा। ये मैकेनिज्म भी कल मैंने आपको डिटेल में डिस्क्राइब किया था। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप द जीटीपेज एक्टिविटी ऑफ जी हाइड्रोलाइज द बाउंड जीटीपी एंड डीएक्टिवेटिंग जी। अब देखिए होगा क्या यहाँ पर कि यहाँ पर आपका जो जीडीपी है, जो इसमें जीटीपेज एक्टिविटी की वजह से इसका हाइड्रोलिसिस होगा एंड दिस जीटीपी कन्वर्ट इनटू जीडी। तो अब आपका ये इस इफेक्टर प्रोटीन से, जो कि इस केस में हमने कहा कि यहाँ पर एडिनिल साइक्लेज है, इससे ये डिटेच हो जाएगा इन नेक्स्ट पेज और ये वापस आपका यहाँ से डिटेच होकर के आपका जी प्रोटीन के साथ जुड़ जाएगा। नेक्स्ट पेज जी रिसोशिएट विद जी प्रोटीन जी अल्फा यूनिट reassociate with G protein, reforming the trimeric G protein. Trimeric means 3 units, alpha, beta, and gamma, and the effector CJ's its activity. अब क्या होगा कि ये जो फंक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है कि इस एडिनिल साइक्लेज को जो साइक्लिक एएमपी बनाना था, एएमपी से साइक्लिक एएमपी बनाना था, वो बन गया है। इस कारण से इसका फंक्शन जो है वो खत्म हो गया है। इस वजह से आपका अल्फा सब यूनिट जो है वो डिटेच हो जाएगी वापस और ये जी प्रोटीन का पार्ट वापस बन जाएगी, जो कि वापस अपनी फर्स्ट स्टेज के अंदर आ जाता है। नाउ द रिसेप्टर हैज बीन फॉस्फोराइलेटेड बाय ए जीआरके, जीआरके अगेन इट इज फॉस्फोराइलेटेड, और ये जो रिसेप्टर है आपका जिसके साथ में आकर के आपका लिजेंड जो है वो जुड़ा था, ये फॉस्फोराइलेटेड हो जाता है। ओके, दिस phosphorylated receptor has been bound by an arrestin molecule which inhibits the ligand bound receptor from activating additional G protein. अब आपका साइक्लिक एएमपी जब बन गया है, तब ये जो है आपका जीआर के इसके साथ क्या ऐड करेगा, एक अरेस्टिन को इसके साथ में बाइंड कर देगा और उसके कारण से ये आपके जो फर्स्ट में हमने देखा था सेकेंड स्टेप वाला कि ये इसको एक्टिवेट करता है, ये फंक्शन जो है वो आपका यहाँ पर अरेस्ट हो जाएगा, रुक जाएगा, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट जो जी प्रोटीन है वो अब आपका स्टिमुलेट जो है वो नहीं होगी या एक्टिवेट नहीं होगी। ओके, यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं लीवर सेल का। मैंने कल भी आपको इसके बारे में बताया था कि आपका ग्लाइकोजन से ग्लूकोज जो है वो किस तरह से रिलीज जो है वो करवाया जाता है। तो जैसे आपका ये आपका लीवर सेल है और ये रिसेप्टर है इसके, और ये आपका एक हार्मोन जो कि मैसेंजर है, फर्स्ट मैसेंजर जिसको हम कह रहे हैं, वो एक यहाँ पर आया है। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर ग्लूकोज मोबिलाइजेशन का। ओके, तो लीवर सेल में हार्मोन जो है वो क्या होगा, लीवर आपकी जो ब्लड के थ्रू लीवर सेल्स तक लाया जाएगा। इट इज ए फर्स्ट मैसेंजर। नाउ दिस हार्मोन बाइंड्स टू ए रिसेप्टर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर आपका एक रिसेप्टर है ये, जिसके साथ में आकर के ये बाइंडिंग ऑफ हार्मोन, फर्स्ट फेज बाइंडिंग ऑफ हार्मोन। नाउ एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम एंड फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी, जो मैंने पहले बताया था आपको कि बाइंडिंग लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम दैट चेंजेस एटीपी टू साइक्लिक एएमपी, जो जिसको हमने क्या कहा था यहाँ पर कि ये एंजाइम जो है वो एक्टिवेट होगा इनके हियर इन दिस केस इट इज एडिनिल साइक्लेज। तो ये क्या करेगा, आपका एटीपी को साइक्लिक एएमपी के अंदर कन्वर्ट कर देगा, जो कि आपका एक सेकंड मैसेंजर है। नाउ cyclic AMP binds to pKa and activates it. In next step, the cyclic AMP binds to pKa. ये मैं कल आपको डिटेल में बता चुका हूँ, एक बार जस्ट ये एक रिवीजन है आपका। Now pKa phosphorylate two different enzymes. The first one is phosphorylase kinase. Phosphorylase kinase जो एंजाइम है वो क्या करेगा, phosphorylase kinase phosphorylates glycogen and stimulate glycogen breakdown. ये उसका फॉस्फोराइलेशन करेगा और उसके ब्रेकडाउन को बढ़ाएगा। अनदर एंजाइम इज ग्लाइकोजन सिंथेटेज। दिस एंजाइम विल इनहिबिट एंड प्रिवेंट कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। कि वो जो ग्लाइकोजन से जो ग्लूकोज सेपरेट हुआ है उसको वापस
ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होने से ये रोकेगा, यानी ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्शन को ये रोकता है। ओके, सो अनदर, ये तो हो गया आपका साइक्लिक एएमपी का। इसके अलावा भी कुछ और सेकेंडरी मैसेंजर हैं जो कि आपके कोर्स में दिए हुए हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज साइक्लिक जीएमपी। साइक्लिक जीएमपी is synthesized from the nucleotide GTP, guanosine triphosphate, using the enzyme guanylyl cyclase। अब देखिए, इसको आप कंपेयर करिए साइक्लिक एएमपी से, तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। वहां हमने ये कहा था कि साइक्लिक एएमपी जो है वो एटीपी से एंजाइम एडिनिल साइक्लेज के थ्रू बनाया जाता है। ओके, और ये जो सिंथेसिस है साइक्लिक जीएमपी का, इसमें वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो इसको स्टिमुलेट करती है। इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड ये आपका साइक्लिक जीएमपी का फॉर्मेशन फास्ट होगा। मैनी सेल्स कंटेन साइक्लिक जीएमपी stimulate protein kinase that contains both catalytic and regulatory subunit। कि अब साइक्लिक जीएमपी क्या करता है, ये आपका प्रोटीन काइनेज को स्टिमुलेट करता है, जिसमें कि कैटालिटिक और रेगुलेटरी सब यूनिट्स जो हैं वो होती है। देन सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ सीजीएमपी आर मीडिएटेड थ्रू प्रोटीन काइनेज जी, जिसको कि हम पीकेजी कहते हैं। इसके जो इम्पैक्ट है उसको मीडिएट किया जाता है प्रोटीन काइनेज जी के द्वारा। नाउ साइक्लिक जीएमपी सर्व्स एज द सेकंड मैसेंजर फॉर, ये किन एक्टिविटीज के अंदर ये सेकंड मैसेंजर का फंक्शन करता है। फर्स्ट इन केस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड सेकंड द रेस्पॉन्स ऑफ रोड्स ऑफ द रेटिना टू लाइट। फिजियोलॉजी में आपने इसके ऊपर पढ़ा है कि किस तरह से रोड सेल और कौन सेल जो होती है रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसमें, तो उसको ये स्टिमुलेट करने का काम साइक्लिक जीएमपी करता है। ओके, अनदर वन इज फॉस्फेटाइडिल इनोसिटोल, or we can say that this is a derived second messenger। What is phosphoinositol? Phosphatidyl inositol, जिसको कि हम PI से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। This is a negatively charged phospholipid and a minor component in eukaryotic cell membrane। ये यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन्स में होता है phosphatidyl inositol। The inositol can be phosphorylated to form phosphatidyl inositol। यहाँ पर आपको तीन जो है हम यहाँ पर बता रहे हैं कि तीन तरह के आपके फॉस्फोइनोसिटाइड्स होते हैं। फॉस्फोइनोसिटाइड्स, द फर्स्ट वन इज फॉस्फेटाइडिल इनोसिटोल 4 फॉस्फेट। यहाँ नहीं, यहाँ पर एक फॉस्फेट जो है वो जुड़ेगा और वो फोर्थ कार्बन पर जुड़ा हुआ है, फोर्थ पोजीशन पर ये जुड़ा हुआ है। अगर एक और फॉस्फेट इसके साथ आकर के जुड़ जाता है तब हम इसको PIP2, फॉस्फेटाइडिल इनोसिटोल फॉस्फेट 2, या इसको हम कहें फॉस्फेटाइडिल इनोसिटोल 4,5 बाइफॉस्फेट, यानी दो फॉस्फेट इसके साथ में आकर के जुड़ गए हैं। पहले में 4 पर ही था, यहाँ पर 5 पोजीशन पर भी फॉस्फेट एक और जुड़ गया है। द थर्ड टाइप इज फॉस्फेटाइडिल इनोसिटोल 3,4,5 ट्राइफॉस्फेट, और simply we can say PIP3। Here you can see 3 phosphates on different positions 3, 4 and 5। तो ये तीन आपके फॉस्फोइनोसिटाइड हो जाते हैं। देन इंट्रासेलुलर एंजाइम फास्फोलाइपेज सी, या इसको PLC से हम डिनोट करते हैं। दिस एंजाइम हाइड्रोलाइजेज PIP2 which is found in the inner layer of plasma membrane। PIP2 कहाँ होगा आपका, यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन में होगा, जिसका कि ये हाइड्रोलिसिस करता है। Then hydrolysis of this PIP2 will produce two products। The first one is diacylglycerol DAG, and the third one is inositol 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट। ये दोनों भी सेकंड मैसेंजर के रूप में काम करते हैं और ये आपके सिलेबस में इनकी एक्टिविटी के बारे में दिया हुआ है, जैसे हमने साइक्लिक एएमपी की एक्टिविटी पढ़ी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी, और ये इसकी आउटर इंटरफेस है और ये इनर इंटरफेस है।
हमने कहा है कि आपका जो फॉस्फोइनोसिटोल है उसका पीआईपी बनेगा, इसमें फॉस्फोइनोसिटोल फॉस्फेट, फॉस्फेटाइडिल इनोसिटोल फॉस्फेट, एक फॉस्फेट इसके साथ में आकर के और जुड़ गया है। अब इसका एक बार और अगर होता है फॉस्फोराइलेशन तो ये आपका पीआईपी टू का फॉर्मेशन, जो PIP2 है यहाँ पर, इसका फॉर्मेशन होता है। और इसके जो एंजाइम हमने बताया था आपको कि ये आपका क्या बन गया है, ये IP3 बन गया है। अब ये देखिए यहाँ पर एक फॉस्फेट है, यहाँ दो फॉस्फेट है और यहाँ तीन फॉस्फेट है, 3, 4 एंड 5, फॉस्फेटाइडिल इनोसिटोल 3, 4, 5 फॉस्फेट यहाँ पर। अब जो हमने कहा था कि फास्फो लाइपेज सी एंजाइम जो है वो इंट्रासेलुलर एंजाइम है, और ये क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है PIP2 का, और उसकी वजह से आपका DAG और IP3 बनता है। ये चीज हम यहाँ पर बता रहे हैं कि आपका जो PIP2 है उसका जब हाइड्रोलिसिस होगा तब एक तो बनेगा आपका DAG, दैट इज DAG बाई एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज C एंड IP3। ये क्या करता है, DAG एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज C को, और जो IP3 है आपका, ये IP3 PIP2 से, ये PIP2 है, इस PIP2 का जब फॉस्फोराइलेशन होगा तो 3, 4, 5 पोजीशन पर तीन फॉस्फेट जुड़ जाएंगे और ये आपका IP3 PIP3 बन जाएगा। इस PIP3 को कन्वर्ट करता है फॉस्फोलाइपेज C बीटा, ये DAG में और IP3 में। अब ये दोनों क्या फंक्शन करते हैं बाद में, सेकंड मैसेंजर हम कह रहे हैं इनको, तो ये आपका प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करता है, और IP3 जो है ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को रिलीज करवाता है। हमने पिछले सेमेस्टर में फिजियोलॉजी पढ़ी है, तो यहाँ से आपको कुछ ध्यान आया होगा कि हमने एक ही देखा था कि जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर आपका नर्व इम्पल्स आता है तो वो, हमने ये कहा था कि वो कैल्शियम रिलीज करवाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जिसकी वजह से आपका जो बाइंडिंग साइट्स है मायोसिन पर, मायोसिन की जो बाइंडिंग साइट्स है वो फ्री हो जाती है, और इस तरह से मायोसिन हेड जो है वो आपका एक्टिन फिलामेंट के साथ में इंटरेक्ट करता है। आपको ध्यान आया होगा कुछ, मैंने पिछले सेमेस्टर में भी आपको फिजियोलॉजी में इनके बारे में कुछ चीजें बताई थी। ओके, देन फंक्शंस ऑफ डाइएसाइल ग्लिसरॉल और DAG और डाइएसाइल ग्लिसरॉल, ये क्या काम करता है, जो पिछली स्लाइड में हमने दिखाया था कि इट विल स्टिमुलेट प्रोटीन काइनेज C एक्टिविटी। देखिए यहाँ पे DAG एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज C एंड IP3 रिलीज कैल्शियम। ओके, अब ये किस तरह से करता है इसको, कि diacylglycerol stimulates protein kinase C activity by greatly increase the affinity of the enzyme for calcium ion। ये इस एंजाइम की एफिनिटी बढ़ाता है कैल्शियम आयन के साथ में। नाउ दिस एंजाइम प्रोटीन काइनेज C phosphorylate specific serine and threonine रेजिड्यू इन टारगेट प्रोटीन। ये जो इसका जो भी इसका टारगेट प्रोटीन है, जो फंक्शन ये करने जा रहा है उन प्रोटीन्स पर, उनमें ये सेराइन और थ्रियोनिन जो कंपोनेंट है वहां पर उस प्रोटीन में, उनका फास्फोरिलेशन करता है। अब इसमें इसके जो टारगेट प्रोटीन जिसकी हम बात कर रहे थे उनमें से एक है आपका कैलमोड्यूलिन, ये हो गया एक, ये एक दूसरा फंक्शन हो गया इसका आपका ग्लूकोज ट्रांसफर करने वाला, द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, देन HMG को एंजाइम A रिडक्टेज एंड साइटोक्रोम P450, ये इसकी टारगेट प्रोटीन्स हैं। इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर प्रोटीन काइनेज C। तो DAG जो है वो आपका प्रोटीन काइनेज C को इंड्यूस करता है, और इसके जो टारगेट प्रोटीन्स हैं इंड्यूस करेगा तो ये क्या करेगा, सीराइन और थ्रियोनिन का फास्फोरिलेशन करेगा, जहाँ जो किसमें, कैलमोडुलिन में, ट्रांसपोर्टर ऑफ ग्लूकोज HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज एंड साइटोक्रोम P450। इन प्रोटीन्स में ये सीराइन और थ्रियोनिन रेजिड्यू का फास्फोरिलेशन करवाता है। ओके, नाउ वी कम टू
inositol triphosphate IP3. This soluble molecule diffuse through the cytosol and bind to receptors on the endoplasmic reticulum, causing release of calcium ion into the cytosol. एक एग्जांपल मैंने आपको इसका बताया है आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन में. नाउ दिस राइज इन इंट्रासेल्युलर कैल्शियम ट्रिगर द रेस्पॉन्स. यहाँ पर जैसे आप उसी एग्जांपल को याद करिए कि जब आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर नर्व इंपल्स आता है तो वो आपको जो टी ट्यूब्यूल है आपकी, जिसको हम कहते हैं कि वो क्या है आपका वहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहां से ये कैल्शियम को रिलीज करवाता है. और इसकी वजह से आपका जो बाइंडिंग साइट है मायोसिन की वो रिलीज हो जाती है, कॉन्फर्मेशनल चेंज आते हैं और उसकी वजह से मायोसिन हेड जो है वो बाइंड होता है. ओके. और उसकी वजह से कॉन्ट्रेक्शन जो है वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी याद करिए आप, वहां पर हमने इसके बारे में डिटेल से बात करी थी. तो वो रेस्पॉन्स जो है वो ट्रिगर होता है, यानी कि मसल का कॉन्ट्रेक्शन होगा यहाँ. फॉर एग्जाम्पल, द कैल्शियम राइज इज नीडेड फॉर NF80, the nuclear factor of activated T cell, to turn on the appropriate genes in the nucleus. हमने कहा था कि इसका जो सेकेंडरी मैसेंजर का जो रेस्पॉन्स है वो आपका न्यूक्लियस में भी हो सकता है और साइटोसोल के अंदर भी ये हो सकता है. साइटोप्लाज्मिक इंडक्शन भी इससे हो सकते हैं और जीन को भी ये इंड्यूस कर सकता है. ओके. नाउ मोड ऑफ एक्शन. Peptide and protein hormones like vasopressin, TSH, and neurotransmitters like GABA binds to GPCR. This activates the intracellular enzyme phospholipase C, जिसको अभी हम PLC यहाँ पर कह रहे हैं. Now PLC in turn cleaves PIP2 to yield two products, DAG and IP3. Both of these products act as second messenger. So the cleavage of PIP2 by PLC is the functional equivalent of the synthesis of cyclic AMP by adenyl cyclase. हम इसको कंपेयर कर सकते हैं PIP2 के क्लीवेज को PLC के थ्रू, कि जहां पर आपका ATP get transformed into cyclic AMP by enzyme adenyl cyclase. यानी हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि आपका यहाँ पर ये जो एंजाइम है फास्फोराइलेज सी, ये वही काम कर रहा है जो आपका एडिनिल साइक्लेज जो है वो कर रहा है, कि वो आपका सेकंड मैसेंजर का फॉर्मेशन कर रहा है. और यहाँ पर आपका PIP2 से DAG और IP3 का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है. ओके. यहाँ पर इसको डिटेल में बताया हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ DAG एंड IP3, जो मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में भी डिटेल से आपको बताया था. यहाँ पर एक जो मैं भूल गया, यहाँ पर एक चीज आई थी GPCR, कहीं बताया था मैंने अभी आपको. GPCR, ये जी प्रोटीन कपल रिएक्शन. GPCR जो है वो आपका जी प्रोटीन कपल रिएक्शन, यानी जिसमें कि जी प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व होती है. मैंने आपको ये कहा था कि PIP2 जो है वो इनर फेस के ऊपर होता है और फॉस्फोलाइपेज C जो है वो इसके साथ में एक और जोड़ेगा फॉस्फेट ग्रुप, तो 3, 4, 5 तीनों के ऊपर ये आपका आ जाएगा. और इससे आपका एक तो IP3 का फॉर्मेशन होगा, और IP3 जो मैंने आपको ये कहा था कि ये आपका साइटोसोल के अंदर रिलीज हो जाएगा. और एक कहा था आपको कि DAG जो है वो आपका मेम्ब्रेन बाउंड जो है फॉर्म में रहेगा. और DAG एंड IP3. ओके. तो DAG आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है और IP3 जो है वो आपका साइटोसोल में आ गया है, और यहाँ से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इंड्यूस करवाता है, जिससे कि आपका रिलीज होगा कैल्शियम आयन. और ये आपका PKC जो एंजाइम है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे यहाँ पर, उसको ये इंड्यूस करेगा और इसकी वजह से PKC जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, ये इसके साथ जाकर के बाइंड हो जाता है और इसके साथ में एक्टिवेटेड PKC आपको यहाँ पर मिलेगा. नाउ कैल्शियम आयन. Many cells respond to extracellular stimulus by altering their intracellular calcium concentration. Now this calcium, the increase in the calcium ion acts as second messenger in two ways. It will bind to an effector molecule such as an enzyme and activate that enzyme. जो RKC की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं.
कि वो उसको एक्टिवेट कर देगा। देन अनदर टाइप ऑफ रेस्पॉन्स दैट इट मे बाइंड टू एन इंटरमीडिएटरी साइटोसोलिक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। कि दूसरा जो है ये हो सकता है कि ये एक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन जैसे कि कैल्मोड्यूलिन का एक एग्जांपल लें हम, इसके साथ में जाकर के और ये जुड़ सकता है। नाउ दिस बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयन टू कैल्मोड्यूलिन, कैल्शियम आयन का कैल्मोड्यूलिन के साथ में जुड़ने से उनके विन्यास में परिवर्तन होते हैं। कंफर्मेशनल चेंजेस इन कैल्मोड्यूलिन that increase calmodulin's affinity for its effector molecule। होगा क्या इससे कि कैल्मोड्यूलिन में जो कंफर्मेशनल चेंजेस जो हो रहे हैं, ये कंफर्मेशनल चेंजेस क्या करेंगे कि कैल्मोड्यूलिन की एफिनिटी को बढ़ाएंगे उसके इफेक्टर मॉलिक्यूल के साथ में, उसके जुड़ने के लिए उसको ये इंड्यूस करेंगे। तो कैल्मोड्यूलिन व्हेन एक्टिवेटेड इट विल कॉज कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि किस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होगा और किस तरह से वो कैल्मोड्यूलिन के थ्रू आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का जो मैकेनिज्म है उसको आप याद करिए वापस, कि वो मायोसिन हेड जो है वो बाइंडिंग साइट जो है मायोसिन बाइंडिंग साइट उसको वो ओपन करता है। देन अनदर एग्जांपल इज नाइट्रिक ऑक्साइड और NO। ये भी आपका एक सेकंड मैसेंजर है, लेकिन बिकॉज इट इज ए फ्री रेडिकल दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अफेक्ट नियर बाई सेल्स। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो सकता है और जो एडजेसेंट सेल्स हैं पास में जो वाली जो सेल्स हैं उनको ये अफेक्ट कर सकता है। ओके, नाउ ये बनता किस तरह से है? ये आपका आर्जिनिन और ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ एनोसिंथेज नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम इसको बनाता है आर्जिनिन और ऑक्सीजन से। अब ये करता क्या है? इट एक्टिवेट्स सॉल्युबल गुएनाइल गुएनाइल साइक्लेज। ये क्या करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड जो है जो बना है तो ये गुएनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, और जब ये एक्टिवेट होता है तो ये एक और मैसेंजर जो है वो बनाता है जिसको हम साइक्लिक GMP कहते हैं, जिसके बारे में शुरुआत में मैंने आपको बताया था। नाउ नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो क्या होता है? टॉक्सिक होता है जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, लेकिन बट but is the cause of many other function like relaxation of blood vessels and apoptosis। जो प्रोग्राम सेल डेथ जो है उसको ये उन फंक्शंस में ये इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। ये तो बात हो गई। तो अब देखिए, अब तक हमने साइक्लिक एएमपी के बारे में डिटेल से पढ़ा, फिर जीएमपी, फिर हमने पढ़ा था PIP2 से बनने वाले DAG और IP3, फिर एक हो गया आपका कैल्शियम और फिर नाइट्रिक ऑक्साइड। तो कितने हो गए आपका? साइक्लिक एमपी, साइक्लिक जीएमपी, फिर DAG, IP3, कैल्शियम और नाइट्रिक ऑक्साइड। ये 6 सेकंड मैसेंजर्स जो हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चर्चा इनके बारे में की है कि इनके फंक्शन जो हैं वो किस तरह के होते हैं। अब इसमें कुछ रिसेंट टाइम में कुछ डेवलपमेंट जो है वो हुए, जैसे एक PhD स्कॉलर हैं बायोमेडिकल साइंस के, फेंग यन ली एट UCSF। दिस फेलो फेंग यन ली discovered a second messenger role for magnesium in T cell signaling। इन्होंने T cell signaling में ये देखा कि आपका जो मैग्नीशियम है वो भी सेकंड मैसेंजर का फंक्शन जो है वो करता है। और इन्होंने एक स्टडी में ये देखा था जहां पर कि 2 लड़कों में इन्होंने क्रोनिक एपिस्टीन बार वायरस इन्फेक्शन देखा था, और वहां पर इन्होंने ये पाया कि जो टी सेल सिग्नलिंग है उसमें मैग्नीशियम जो है वो एक सेकंड मैसेंजर का रोल प्ले करता है। नाउ अनदर न्यू सेकंड मैसेंजर C डाई AMP
was discovered in Staphylococcus aureus with a role in controlling self size and envelope stress. और ये रिसेंट वर्क है, इसको 2011 में ये पब्लिश हो चुका है। तो ये कुछ नए डेवलपमेंट है जो कि आपके सिलेबस में इन दोनों के बारे में, मैग्नीशियम के बारे में और सी डाई एएमपी के बारे में, साइक्लिक डाई एएमपी, ये डाइमर है एएमपी का और साइक्लिक फॉर्म में ये होता है, ये भी यहाँ पर देखा गया है स्टेफाइलोकोकस ऑरेंस में। इनके बारे में और भी डिटेल स्टडी जो है वो हमें अभी नहीं मालूम है, डेफिनेटली इनके बारे में कुछ और जानकारी जो है वो नई आने वाली है। So at last we come to conclude this second messenger system. The signal transduction pathway allows cell to respond to environmental signals. देखिए सिग्नल ट्रांसडक्शन का मतलब क्या हुआ है, अब तक हम जो पढ़ चुके हैं, जैसे पूरी रामायण हमने पढ़ ली है, अब हम इसको एनालाइज कर रहे हैं कि एक सिग्नल आया आपके पास में इन फॉर्म ऑफ ए हार्मोन, कि जैसे कोई हार्मोन आकर के आपका रिसेप्टर के साथ में जुड़ा है। अब यहाँ से ये अपना मैसेज जो है वो अपने टारगेट तक किस तरह से पहुंचाता है, ये जो प्रोसेस है उस सिग्नल का पहुंचने का अपने टारगेट तक, उसको हम सिग्नल ट्रांसडक्शन कहते हैं। ये बहुत एक हम लेमन लैंग्वेज में इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है। तो होता क्या है इसमें कि ये जो पाथवे हैं, इन पाथवे में उस सिग्नल को एम्पलीफाइड किया जाता है, उसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ाई जाती है। नाउ दिस सिग्नल एम्पलीफिकेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय द सेकंड मैसेंजर, कि वो जो मैसेज लेकर के आया है वो अलग अलग दूसरे मैसेंजर को दिया जाता है कि भाई इसके बाद में आप आगे टारगेट प्रोटीन तक इसको लेकर के और जाइए। तो इसमें हमने जो मैसेंजर्स देखे हैं वो साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, कैल्शियम, IP3, DAG एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, और अभी दो बताया था मैंने आपको कि एक तो मैग्नीशियम आयन और एक साइक्लिक डाई एएमपी, जो कि अभी रिसर्च फेज में है। अब ये सेकेंड मैसेंजर करते क्या है कि सेकेंड मैसेंजर सर्व्स एज केमिकल रिलीज फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द साइटोप्लाज्म। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो मैसेज दे करके आया है उसको रिले करते हैं, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म पे, एंड दस कैरिंग द आउटर इंट्रासेलुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन। ये जो बाहर से जो सिग्नल आया है उसको ये वहां पर ले जा रहे हैं। तो ये कुछ बुक्स हैं जिनके बारे में आप जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं, हमारी लाइब्रेरी में भी हैं, जब आप कॉलेज आएँ तब। और कुछ बच्चों में से आपके पास ये बुक होगी, मैं रिकमेंड करता हूँ इस बुक को आपको हमेशा, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बाय गेराल्ड कार्प। और एक और बहुत अच्छी बुक है SC रस्तोगी की, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और एक है आपका टाइमन RM, एडवांस्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और ये कुछ आपका इंटरनेट के सोर्सेज हैं। और एक और जो जहाँ पर आप लोग हमेशा सर्च करते हो वो है आपका विकिपीडिया, वहाँ पर भी आपको इसके बारे में, सेकेंड मैसेंजर सिस्टम के बारे में जानकारियाँ जो है वो मिल सकती है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। इसको अच्छी तरह से पढ़ें आप, और आपके वापस जब एग्जाम होंगे तो ये चैप्टर आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसके ऊपर आप पूरा ध्यान रखें। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप इसमें पूछ सकते हैं।